नमस्कार मित्रों, कैसे हो? ठीक हो ना? अच्छे हो ना? तो आज हंस रहे हो ना? हंसते रहो मित्रों। तो आज हम इस इम्पोर्टेंट वीडियो में देखने वाले हैं बेसिक नॉलेज फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक वो सब यहाँ पे अपन कवर करने वाले। तो आज का वीडियो रहेगा कॉन्क्रीट रिलेटेड क्वेश्चन और उसके आंसर पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हारा दोस्त धम्मपाल सताकर और आपका मैं स्वागत करता हूँ ब्लू बर्ड कंस्ट्रक्शन चैनल में। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कंक्रीट ग्रेड्स कितने हैं, क्या क्या है। तो कंक्रीट ग्रेड है M15, M20, M25, M30, M35, M40। और इसमें M मतलब क्या है? M stands for mix and 20 is concrete's overall strength in Newton। तो दोस्तों, M मतलब वो मिक्स है और उसके जो आगे जो ग्रेड बताया 15 है, 20 है, 25, 30, 35, वो जो है वो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ 21 दिनों के बाद जो स्ट्रेंथ आती है ना, वो है वो। चलो तो अपना अगला प्रश्न चालू करते हैं। तो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्यूब कास्टिंग प्रोसीजर। क्यूब कास्टिंग प्रोसीजर जो अपन क्यूब मोल्ड साइड पे कास्ट करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या साइज है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो क्यूब का साइज, क्यूब मोल्ड का साइज रहता है 150 mm बाय 150 mm बाय 150। उसका लंबी रुंदी हाइट सब 150 रहता है। तो दोस्तों, इसको कास्ट करने का क्या प्रोसीजर है? कास्ट करने के लिए क्यूब को 3 लेयर में भरने का, 3 लेयर में कास्ट करने का, उसको हर लेयर को 35 बार खांचने का। मतलब वो जो रॉड आता है ना, राउंड वाला कॉम्पैक्ट रॉड बोलते हैं उसको, और रॉड से 35 बार हर लेयर को, फर्स्ट लेयर भरने का उसको 30 बार कॉम्पैक्ट करने का, मतलब खांचने का। फिर दूसरा लेयर भरने का उसको 35 बार खांचने का। फिर तीसरा लेयर भरने का उसको 30 बार खांचने का। और जब तीसरा लेयर होता है उसको कास्टिंग किया जाता है फुल। तो बाद में उसको थापी से या अपना मिस्त्री के पास पतरा रहता है ना, वो पतरे से उसको एकदम लेवल करके लेने का। तो दोस्तों, चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है स्लम कोन टेस्ट। जो कंक्रीट स्टार्ट करने से पहले अपन कंक्रीट की स्ट्रेंथ देखने के लिए जो अपन कंक्रीट का टेस्ट करते हैं उसको स्लम कोन टेस्ट कहते हैं। तो स्लम कोन टेस्ट के बारे में आपको मैं बेसिक बताता हूँ। स्लम कोन जो रहता है उसका हाइट रहता है 300 mm, उसका अपर डाया 100 mm, उसका लोअर डाया 200 mm का रहता है। और ये याद रखने का कि स्लम कोन भरते टाइम पे उसको 4 लेयर में भरने का है, 4 लेयर में भरना है। और हर एक लेयर 75 mm का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना उसका हाइट कितना है, 300 है, तो 75, 75, 75, 75 ऐसा 4 बार करोगे तो 300 आ जाएगा। तो 75 लेयर में उसको भरने का है, कास्टिंग करने का है। और हर एक लेयर को टैपिंग करते टाइम पे 25 बार करना है, 25 बार उसको टैपिंग करने का है हर लेयर को। और फर्स्ट लेयर भरते टाइम पे याद रखना है कि टैपिंग करते टाइम पे सिर्फ कॉन्क्रीट में करने का है, नीचे के पत्रे को टैप नहीं होना चाहिए, उससे स्लम डिस्टर्ब हो सकता है। तो दोस्तों, ये हो गया अपना बेसिक नॉलेज। तो जब अपन स्लम कोन जब खोलते हैं तो खोलते टाइम पे ये याद रखने का कि उसको बैठ के नहीं खोलना है। अगर आप बैठ के खोलेंगे तो स्लम बराबर नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, ये याद रखने का। तो उसको खोलते टाइम पे स्टैंडिंग पोजीशन में ही खोलना है। जब आप खोलते टाइम पे सीधा खड़े रहने का और सीधा उसको ऊपर खींचने का, ये उसका स्टैंडिंग पोजीशन हो गया। तो स्टैंडिंग पोजीशन में खोलोगे तो एकदम सही स्लम आएगा। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर का अपना क्वेश्चन रहेगा टाइप्स ऑफ कंक्रीट एंड स्लम। मतलब जो कंक्रीट का अपन कंक्रीट करते हैं उसका स्लम क्या क्या रखेंगे। तो फर्स्ट है कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। जो रोड के लिए कंक्रीट यूज किया जाता है वो 20 to 40 mm में रखा जाता है। और बीम एंड स्लैब के लिए जो अपन कंक्रीट करते हैं उसका स्लम 50 से 100 में रखा जाता है। जैसे ग्रेड वाइज बोलो या हाइट डिस्टेंस के हिसाब से वो रखा जाता है। और मास कंक्रीट जो अपन करते हैं उसका 25 to 50 mm। मास कंक्रीट जो अपन करते हैं उसको 50 to 25। और नॉर्मल आरसीसी में जो रेगुलर आरसीसी है उसमें हर ग्रेड आ गया, कॉलम आ गया, फुटिंग आ गया, सब आ गया। जो अपन आरसीसी करते हैं उसका ग्रेड रहता है 80 to 150 mm। याद रखना दोस्तों, हर चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अपना ये वीडियो विदाउट स्किप किए देखना ना भूलो, क्योंकि मैं बीच में जो
जो डिस्प्ले पे नहीं दिखता है वो भी कभी कभी बता जाता हो, तो वो भी तुमको याद रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा प्रश्न है वाइब्रेटर एंड नीडल्स किस साइज और वाइब्रेटर किस किस प्रकार के यूज़ किए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहिए अपने वीडियो के साथ और देखिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाओगे तो इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे और साइड पे भी आपको यूज़ में आएगा। क्या है, इंटरव्यू में अपन पास भी हो जाते हैं, सब हो जाता है, लेकिन साइड पे जब एक्चुअली काम करना पड़ता है ना, तब बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि हमें वो मालूम ही नहीं है ना। इंटरव्यू में समझो अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है चलो हो गया, सिलेक्शन हो गया, साइड पे चले भी गए। और साइड पे अगर काम करना है, कॉन्क्रीट करना है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, सीनियर इंजीनियर है, या अपन कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट वाला कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, नहीं मालूम है, पढ़ो ध्यान दो। तो पहला वाइब्रेटर है, इसको बोलते हैं इंटरनल वाइब्रेटर, और दूसरा फोम वाइब्रेटर, तीसरा है सरफेस वाइब्रेटर, एंड लास्ट चौथा है टेबल वाइब्रेटिंग टेबल जो भी है वो है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम नीडल के प्रकार। जो नीडल जो अपन यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या साइज़ है, 25 mm, 35 mm, 40 mm, 60 mm और 75 mm और 90 mm। ये हो गए अपने नीडल्स के प्रकार। चलो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अपना छठवां क्वेश्चन है कंक्रीट जॉइंट केमिकल, जो साइड पे अपन कंक्रीट करते हैं, कॉलम, फुटिंग, बीम, स्लैब, जो भी अपन कंक्रीट करते हैं उसका जो जॉइंट रहता है, वो जॉइंट को जब दूसरा कंक्रीट करते हैं, उसके ऊपर कॉलम भरते हैं, तो उसका दूसरा लेयर भरने के टाइम पे जो कंक्रीट का जॉइंट रहता है, या स्लैब भरते हैं, आधा पोर भरते हैं, दूसरे पोर में जब कंक्रीट करना है, तो जो पुराना वाला और नया कंक्रीट का जो जॉइंट रहता है, वो जॉइंट पे कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, ये सब आपको तो मालूम है। उसको बोलते हैं बॉन्डिंग एजेंट, और वो बॉन्डिंग एजेंट में सबसे पहला केमिकल है डॉक्टर फिक्सिट इपोक्सी बॉन्डिंग एजेंट, और इसमें दूसरा है न्यूटो बॉन्ड, जो हर साइड पे यूज़ किया ही जाता है और करना ज़रूरी है, नहीं तो लीकेज का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है डायगोनल कैसे निकालने का। डायगोनल क्या है, डायगोनल कैसा निकालने का, वो सब मैं आपको बताता हूँ। डायगोनल फुटिंग में हो गया, कॉलम में हो गया, स्लैब का गाला हो गया, जो भी है उसका अपने को डायगोनल चेक करना था। डायगोनल का फॉर्मूला क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 5 मीटर बाय 10 मीटर का फुटिंग समझो, स्लैब का गाला समझो या कॉलम समझो, उसका अपने को डायगोनल निकालने का है। तो देखो दोस्तों, डायगोनल का फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, √L² + B², लांबी स्क्वायर प्लस ब्रीड्थ, मतलब विड्थ जो भी है उसका स्क्वायर निकालने का अंडर रूट में। तो अंडर रूट अपना लांबी क्या है 10 मीटर और ब्रीड्थ क्या है 5 मीटर, तो उसका स्क्वायर क्या है 10 का हो गया 100, 5 का हो गया 25, तो दोनों मिलके कितना होगा अंडर रूट 125। तो अंडर रूट निकालने के बाद उसका होता है 11.18 मीटर। तो उसका कॉलम का डायगोनल या फुटिंग का डायगोनल कितना हो गया 11.18 मीटर। तो ये आपने को जगह पे देखने का, चेक करने का, बस खत्म बात हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मित्रों अपना 8वां क्वेश्चन है हैकिंग ऑफ आरसीसी। जो आरसीसी में हैकिंग करते हैं, हैकिंग मतलब अपन साइड पे क्या है बोलते हैं उसको टाचा मारना। टाचा क्यों मारते हैं? कंक्रीट करने के बाद तुरंत मारे तो अच्छा है, लेकिन वो ताज़ा रहता है, इसकी वजह से ज़्यादा डीप हो जाएगा और ज़्यादा फैलेगा, तो उसकी वजह से वो अच्छा नहीं दिखेगा और सही भी नहीं है। तो आपको मैं बताता हूँ हैकिंग कितने 2 दिन बाद हैकिंग कर, कॉलम जब डीसेटिंग करते हैं या आरसीसी जब डीसेटिंग करते हैं तो उसको 2 दिन के बाद हैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हैकिंग कैसे करते हैं? तो हैकिंग जिस टाचा से अपन हैकिंग करते हैं, जिस मशीन से अपन हैकिंग करते हैं, ग्राइंडर हो या टाचा हो, तो उसका डेप्थ जो है वो 2 mm या 5 mm ही होना चाहिए। 2 mm से कम नहीं, 5 mm से ज़्यादा नहीं, ये ध्यान रखिए। और हैकिंग की क्वांटिटी कितनी रहती है, कितने एरिया में कितना करना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो 1 स्क्वायर फीट में 50 बार मारना है, 50 नंबर्स आना है, थोड़ा इधर उधर 1-2, लेकिन 50 नंबर्स रेगुलर रहते हैं, बेसिक है। तो ध्यान रखो, इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। 1 स्क्वायर फीट में हो गए 50, तो 1 स्क्वायर मीटर में कितने हो गए 500। ये ध्यान रखने का दोस्तों। हैकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जो आरसीसी के ऊपर जो आने वाला है, जो भी प्लास्टर हो, जिप्सम हो, उसके बॉन्डिंग के लिए हैकिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है 9 नंबर का, राउंड कॉलम। राउंड कॉलम के बारे में जानेंगे आज। राउंड कॉलम कितना ज़रूरी है ये आपको मैं बताता हूँ। राउंड कॉलम हर आर्किटेक्ट
हर डिज़ाइन में, छोटा हो बड़ा हो कैसा भी डिज़ाइन हो, उसमें एक राउंड कॉलम रहता ही है, क्योंकि उसके सिवा शोभा आती ही नहीं है प्रोजेक्ट को। इसलिए राउंड कॉलम के बारे में आज जानेंगे। तो दोस्तों पहले हम देखते हैं राउंड कॉलम का डायमीटर कैसे निकालने का। समझो कॉलम इधर मैंने आकृति दिया है, वो देखो उसका हाइट है 4 मीटर और रेडियस है 0.300 mm। तो उसका क्या निकालने का है, डायमीटर निकालने का है। तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2r, मतलब 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस कितना है अपना 2 इंटू 0.300 mm, तो बराबर कितना हो गया 0.600 mm, मतलब क्या हुआ है डायमीटर उसका 600 हो गया। तो डायमीटर देख लिया। अब देखेंगे शटरिंग एंड प्लास्टर क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। शटरिंग और प्लास्टर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला है 2πr। तो दोस्तों पाई का तो मालूम है आपको कितना कीमत होता है, 3.14। तो देखते हैं 2πr। तो 2 इंटू पाई मतलब 3.14 इंटू 0.3 बराबर कितना होगा 1.884। ये तो ये अपना हो गया क्वांटिटी शटरिंग एंड प्लास्टर का। तो आप देखेंगे वॉल्यूम कैसे निकालने का, मतलब mm क्यूब में क्वांटिटी उसका कैसे निकालने का। जब राउंड कॉलम का कंक्रीट करना है तो उसका क्वांटिटी तो निकालना पड़ेगा, तो m क्यूब में निकालेंगे। तो कैसे निकालता है मैं आपको बताता हूँ। उसका फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है πr²h। तो अपना पाई क्या है 3.14 इंटू 0.300 स्क्वायर इंटू 4 मतलब क्या है अपना हाइट है। तो उसका क्या हो गया 3.14 इंटू 0.09, ये क्या हो गया 300 का स्क्वायर हो गया, रेडियस का स्क्वायर हो गया, इंटू 4 बराबर कितना हो गया 1.13 m3। कितना आ गया क्वांटिटी अपना 1.13 m3। डायमीटर हो गया, शटरिंग प्लास्टर की क्वांटिटी हो गई, वॉल्यूम हो गया। अब दोस्तों आप निकालेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या है πr², मतलब पाई का कीमत क्या है अपना 3.14 और रेडियस क्या है 0.300 लिया हुआ है अपन ने, लेकिन यहाँ पे मैंने डाला है 400। तो उसका स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर निकालने का है। तो क्या हो गया 3.14 इंटू 0.16 बराबर कितना हो गया 0.502 ये मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। सादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपने को फॉर्मूला याद रखने का। इंटरव्यू में आपने को पूरा निकाल के नहीं देने का, उसको सिर्फ फार्मूले से मतलब रहता है इंटरव्यूअर को, इसलिए फिर सिर्फ फार्मूला याद रखो, बस हो जाएगा अपना काम। तो चलो बढ़ते हैं अगले अपना 10वां क्वेश्चन, मतलब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है डी शटरिंग पीरियड। जो अपन कास्टिंग के बाद डी शटरिंग करते हैं ना, तो कौन सा आइटम कितने दिन के बाद डी शटरिंग करने का है वो मैं आपको बताता हूँ। कॉलम करना है वो वर्टिकल रहता है, बीम भी वर्टिकल रहता है, इसलिए बीम का साइड और कॉलम का साइड अपन 24 आवर्स में खोल सकते हैं। और बीम का जो बॉटम रहता है 3 मीटर तक रहेगा तो 14 दिन तक खोलने का, और 3.5 मीटर के आगे मतलब 3 मीटर 3.5 मीटर के आगे अगर रहे तो 21 दिन में खोलने का। और स्लैब का जो स्पैन रहता है वो 3.5 मीटर तक 7 दिन में खोलने का, और 3.5 से 6 मीटर तक रहेगा तो 14 दिन में खोलने का, और 6 मीटर से ज़्यादा अगर रहेगा तो 21 दिन में खोलने का। दोस्तों अगर इसके पहले खोलना है तो ज़्यादा मतलब जल्दी नहीं खोलने का, लेकिन खोलेंगे तो उसको नीचे हैंगिंग मतलब सपोर्ट देने का, उसको कुछ तो जाके प्रॉप से कुछ भी लगाने का, लेकिन रीप्रॉप्स करना ही पड़ता है दोस्तों, तो याद रखने का। और ये जो जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए वो ध्यान में रखो, इंटरव्यू में आपको बहुत काम आने वाले हैं। और एडवांस में 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। बाइंडिंग वायर कितने गेज का होता है, तो वो ध्यान रखो 16 गेज का बाइंडिंग वायर अपन यूज़ करते हैं। और स्टील बार वेट फार्मूला कैसे निकालते हैं, स्टील का वेट जो निकालते हैं अपन वो कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला है d²/162। तो दोस्तों ऐसे ही नए नवीन जानकारी के लिए हर वीडियो में अलग से जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके आगे की घंटी बजाओ। घंटी बजाने से क्या होता है, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास तुरंत मिल जाता है। आप अच्छी चीज़ों से दूर ना रहे, इसलिए वो घंटी बजाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बताइए। अगर आपके कुछ क्वेरीज हो, कुछ गलत हो, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। और अगर वो अलग से सब्जेक्ट बनता है तो उस पर अलग से अपन एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए कुछ भी दोस्तों। तो चलो बाय बाय।